भाई किसी का खेत चौकोर है, इधर से लंबा है, इधर से सकड़ा है, किसी का ऐसे खेत है, किसी का एक भुजा इधर चली गई, एक इधर आ गई, एक यूं घुस गई, ऐसे खेत है। मतलब खेत की आकृति कुछ भी हो सकती है, उस खेत का मापन करना ही, उस भूमि के टुकड़े का मापन करना ही, भूमि का टुकड़ा यदि हम कहें तो एक प्रकार की आकृति होती है। क्या होती है बेटा? आकृति। और उस आकृति का मापन करना ही क्या कहलाता है? क्षेत्र मिति कहलाता है। अब मापन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या मापा जा सकता है? आप कभी टेलर के गए हो कपड़े सिलाने? गए ना? हाथ सीधे करो, यहां तक की माप लेगा, पीछे हो जाओ, यहां तक की माप लेगा, सीधे खड़े रहो, यहां तक की माप लेगा। सेम कंडीशन क्षेत्र मिति के अंदर आएगी। किस किस की माप लेनी है, कैसे कैसे माप लेनी है, उनको किस किस नाम से जाना जाएगा, यह बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अपन उस ओर। क्षेत्र मिति में मैं बात कर रहा था कि ये आपकी है क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति में जब अपन बात करें तो आपको एक बात तो मैंने समझा दी है, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, और खेत का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और भूमि के टुकड़े की कोई न कोई आकृति होती है। तो आकृतियों का मापन जिसके अंदर किया जाता है, मिति का मतलब होता है मापन, मापन जिसके अंदर किया जाता है, गणित की वह शाखा क्षेत्र मिति कहलाती है। बात अंडरस्टूड है? अब खेतों का प्रकार कैसा हो सकता है, आकृति का प्रकार कैसा हो सकता है, किस किस प्रकार से मापना होता है, आदि आदि चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले तीन चीज आपको समझना जरूरी है। ये मान लीजिए कोई हमारी आकृति थी, बोला मटसा, ओ मटसा मारते खेत की आकृति है, अणथ की है, अणारो मापन करना है। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, कोई भी प्रकार हो सकता है, हम केवल दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम किस किस प्रकार से इसका मापन करेंगे? किसी खेत की, ये तो एक तो ये आकृति हो गई। अब आपने खेत का मापन किया, जब तक तो काम यहां चल गया, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं आकृति का मापन करना। अब आकृति में आप कमरे की आकृति का भी मापन कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? आपके पास में ये पड़ा हुआ है, इस पे कवर लगाना है, तो इसका माप तो लेना पड़ेगा, इसको ढकना है, फर्श पे टाइल लगानी है, पैर में जूते पहनने हैं, टंकी में पानी भरना है, पीपे में घी भरना है, केतली में चाय भरनी है। सब चीज का एक माप होता है, एक माप किया जाता है, उसको कहते हैं मापन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल बेसिकली चीजों की। मापन कितने प्रकार से किया जाता है? मान लीजिए एक आकृति आपकी ऐसी भी है, एक कमरा ही ले दिया मैंने, इस प्रकार का एक कमरा है। ठीक है, या तो इस प्रकार की आकृति का मापन करना है, या इस प्रकार की आकृति का मापन करना है, या इस प्रकार की। धीरे धीरे ये तीन आकृति आपको समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी, बोले इस आकृति का मापन कैसे करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा, एक तो ये वृत्त की आकृति का मापन करना है, एक ट्राइंगल की आकृति का मापन करना। बात समझ रहे हो ना मेरी? यदि इसका मापन करना है तो आप कहोगे इस प्रकार की, एक साइड आगे है, एक साइड पीछे, एक साइड ऊपर, एक साइड नीचे, एक साइड इधर, एक साइड इधर। यदि इस एक आकृति का मापन करना सीख गए तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की 6 आकृतियों का मापन इसके बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड है? अब मापन करते समय हमें 3 प्रकार की बातें या 3 प्रकार के शब्द गणित के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे। एक शब्द होता है परिमाप, एक शब्द होता है क्षेत्रफल, और एक शब्द होता है बेटा आयतन। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस आयतन में 2 भाग कट जाएंगे। एक आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 6 वोकेबुलरीज आपको डेफिनेटली गणित में मिलेंगी, और ये 6 चीज आपको रटनी नहीं है बेटा। बातें नहीं भैया, ये 6 चीज आपको रटनी नहीं है, ये 6 चीज आपको समझनी है। और यदि ये 6 चीज आपने समझ ली, जिंदगी में कभी भी मेंसुरेशन का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, गारंटी। परिमाप, जिसको हम परिमिति भी कह सकते हैं या परिधि भी कह देते हैं। वृत्त के लिए स्पेशली इसका नाम परिधि लिया गया। ठीक है बेटा? या फिर परिमाप या परिमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर, एक ही बात है। इसको जब हमने खोला तो हमें 2 शब्द मिले, परि और माप। परि यानी होता है चारों ओर, एक उपसर्ग है। चारों ओर की माप करना ही परिमाप कहलाता है। माप कहां की करनी है? चारों ओर की। माप कहां की करनी है? इसने बीच की नहीं बोला है, कहां की करनी है? चारों ओर की माप। और जो परिमाप होता है बेटा, ये हमेशा योगफल में चलता है। किस में चलता है? योगफल में चलता है। मान लीजिए ये आकृति है,
इसके चारों ओर की, मतलब यहां से हम चले यहां 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 यहां, यही आ गए वापस, चारों ओर चलते चलते यहां तक आ जाना, यही इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। यदि मान लो इसका परिमाप हमें निकलना है तो यहां से चलो, इसकी बाउंड्री बाउंड्री पे चलते चलो, बाउंड्री बाउंड्री पे चलो और वापस इसी जगह तक वापस घूम करके आ जाओ, ये क्या हो गया इसका बेटा? परिमाप हो गया। ठीक है, यदि बात करें हम यहां पर, तो यहां पर हम चलेंगे, परिमाप आउटर होता है, इंटीरियर नहीं होता, बाहरी होता है, केवल बाहरी। इसके अंदर में ऐसे ऐसे भी बना दूं तो इनको नहीं जोड़ेंगे, केवल परी यानी चारों ओर का, बाहर बाहर का माप करना है। तो बाहर का माप इसका निकालना हो तो बेटा हम इस प्रकार चलेंगे, क्या निकलेगा क्या परिमाप? परिमाप की जब अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है, परी यानी चारों ओर की माप का योग करना ही क्या कहलाता है? परिमाप। अब आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ऐसे बिल्कुल नहीं रटना है। अच्छा, मैंने पूछ लिया समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ले बताओ क्या है? बोले गुरुजी एक चीज याद की थी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कुछ तो है, भूलेंगे, निश्चित भूलेंगे, रटी हुई चीज भूली जाएंगी, समझी हुई चीज भूली नहीं जाएंगी। अभी मान लीजिए मैं यहां पर एक कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज बना देता हूं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, नाम समांतर चतुर्भुज, ऐसी आकृति जिसकी समानांतर है और समान है। समानांतर में दो शब्द छुपे हुए हैं, समान व समानांतर, आमने सामने की भुजा समानांतर है और समान भी है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या मान लीजिए ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, परिमाप क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक चलो, 1a 2a 3a, बताओ सूत्र याद करने की, रटने की कहां जरूरत, समझने की जरूरत। मान लीजिए ट्रायंगल है, यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सम यानी समान हो, बाहु यानी भुजा, और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों के तीनों भुजा समान हो, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। यदि मान लीजिए ये एक्स है, एक्स से किसी को एलर्जी तो नहीं है ना? बोले गुरु जी एक्स का नाम लेते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, बुरे बुरे सपने आते, अपने आप में आपा खो बैठता हूं गुरु, ऐसा नहीं है ना? एक्स से डर भी लगता है, गणित के अंदर एक्स आने का मतलब डर लगना, और जिंदगी में एक्स आने का मतलब बहुत ज्यादा डर लगना। ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि तीनों बराबर होंगे। तो इसका परिमाप या पैरामीटर क्या होगा बेटा? 1x 2x 3x। मुझे लगता है कि परिमाप की अवधारणा आपके समझ में आ गई। किसी भी आकृति के बाउंड्री लाइन की माप का योगफल ही क्या है? परिमाप। अब मान लीजिए आपको कोई ये रेक्टेंगल दे देता है, आयत कभी भी देगा, और यूं कह दे कि ये 15 है, ये 15 है, ये 6 है, ये 6 है। दी गई आकृति एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? सूत्र पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 और 15 21, 6 और 15 21, 21 और 21 42, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो, बात अंडरस्टूड है, समझ में आ गई। इसमें एक शब्द और चलता है बेटा जिसका नाम है अर्ध परिमाप। पहले आप परिमाप निकालो और उसका क्या कर दो? आधा कर दो, अर्ध परिमाप, इंग्लिश में जिसको सेमी पैरामीटर कहते हैं। मान लीजिए मैं यही कह दूं इस आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? 21 रहेगा। इस ट्राइंगल का अर्ध परिमाप क्या होगा? 3x/2, 1x 2x 3x, योग ही करना था ना, 3x परिमाप हुआ, आधा करना है मतलब /2 करना है। बात आ गई समझ में? यहां 4a/2 अर्ध परिमाप आधा होगा ना तो 2a हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि परिमाप क्या है। अब कभी भी परिमाप आपको निकालना हो, सूत्र नहीं रटना है, इस पद्धति से चलना। दूसरी चीज आती है बेटा क्षेत्रफल। ये चीज मैं बता रहा हूं, ये लॉ लेवल की तो नहीं है ना? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गुरुजी ये सब तो हमें आता था, इसको आप क्यों बता रहे हो जबरदस्ती? हैं? मैं ये मानता हूं मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठा है उसको कुछ नहीं आता है, मानता हूं, आता सब कुछ है आपको, लेकिन फिर भी मानता हूं क्योंकि कहीं भी 1% भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रह जाए जो ये कहते कि गुरुजी देखो मैं तो गणित में बहुत कमजोर था, उम्मीद करके सतीश जी का नाम सुना, उनके पास आया और अठे भी गुरुजी काइस मड़ी, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से ले रहा हूं। जिसको ये सब आता है वो धैर्य बनाए, आपका भी नंबर आएगा। जो चीजें आपको नहीं आती है उनका नंबर थोड़ी देर बाद में आने वाला है, ठीक है?
बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्र का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, आकृति या खेत, बताया था ना। खेत का वह भाग जहां पर फल लगता है, क्या लगता है, क्या कहलाता है? खेत आपके है, बीज आपने बोया, सोयाबीन आपने उगाई, फल कहां लगा, इसमें फल कहां लगा? बोला गुरुजी अठे मटसा अठे 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 फल लागे। ऐसे मत कह देना गुरुजी मुंह तो अठे भी देख, ए डांगर पे भी उगा देता हूं, ऐसे मत कह देना। कहने का मतलब ये जो पोर्शन है, अंदर का भाग है, ये क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। किसी भी आकृति का बाउंड्री लाइन के अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। हम जीरो से चलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहां से कुछ अवधारणाएं निकल करके आ रही है सामने। ये एक बात की कहेगा आपसे जब सवाल टेढ़े आएंगे तो, एक खेत जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, उसके चारों ओर 3-3 मीटर की दूरी पर खंबे गाड़ने हैं, तो खंबे कहां गाड़ोगे? बोला गुरुजी अठे बाउंड्री पे। यहां तो नहीं गाड़ोगे? बोला गुरुजी मुंह तो अठे गाड़ दूं, ऐसे नहीं करना है। खंबे कहां गाड़ोगे? बाउंड्री पे खंबे गाड़ोगे। इसका मतलब आपको निकालना क्या है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बेटा? परिमाप निकालना है। और मैं कहूं कि 20x15 का एक आकृति है, उसमें आपको घास लगानी है, क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। एक कमरे के अंदर जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, टाइल लगानी है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। एक कमरे के फर्श पर, सॉरी, कमरे के छत पर फर्श बिछानी है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। एक कमरे की दीवार की पुताई करनी है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है ना? यहां से सवाल बनेंगे जिसकी अवधारणाएं हम समझ रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब आकृति का वह भूभाग जिसमें हम बॉर्डर लाइन के अंदर की बात करते हैं, क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आयतन की। आयतन को समझने से पहले आकृति को समझना जरूरी है। यह बात आपको दोनों समझ में आ गई? परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम आकृति को समझ लेते हैं, फिर हम आयतन को समझेंगे, फिर अपनी रेगुलर क्लास पे अपन चलेंगे, ठीक है? अब हम समझते हैं आकृति कि भाई हमें पता है ये सारा जो क्रियाकलाप करना है वो किसके साथ करना है? इस आकृति के साथ में करना है। आकृति कैसी होती है? कभी मिले आकृति से? मतलब बस स्टैंड पे मिली थी, सुंदर थी, जॉनसन का पाउडर लगा रखा, चमक रही थी, मैंने भी कहा हाय मैं कमलेश, उसने कहा मैं आकृति। आकृति कैसी होती है? कैसी भी हो सकती है। हमने अभी देखा चौकोर हो सकती है, त्रिकोण हो सकती है, अनलिमिटेड किसी भी सोर्स में आगे बढ़ घट सकती है, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है। लेकिन आकृतियों को जब हम देखते हैं गणित के अंदर, तो गणित के अंदर कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां हैं जो गणित में वर्गीकृत की गई है। एक आकृति होती है बेटा जिसका नाम है 2D आकृति, क्योंकि आकृतियों का जो बेस है वो होता है बेटा विमा। क्या होता है? और गणित के अंदर कुल विमाएं होती हैं बेटा 3। कितनी होती हैं? कौन कौन सी होती है बेटा? एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है मोटाई, कहें ऊंचाई कहें या गहराई कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 3 विमाएं होती हैं और इन 3 विमाओं से ही आकृति का निर्धारण होता है। कुछ आकृति ऐसी रहेंगी जिनमें एक ही विमा मिलेगी, कुछ आकृति ऐसी रहेंगी जिनमें 2 विमाएं मिलेंगी, कुछ आकृति ऐसी रहेंगी जिनमें 3 विमाएं मिलेंगी। 4 विमा मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती, क्योंकि गणित में विमाएं कुल 3 होती है, तो मैक्सिमम 3 रहेंगी। यहां पर मैंने 2D और 3D, 2 डायमेंशन, डायमेंशन कहते हैं आयाम या विमा को, इसको हिंदी में लिख देता हूं द्विविमीय आकृति, द्विविमीय। और एक आकृति मैंने लिखी 3D, जिसका मतलब होता है त्रिविमीय। मेंसुरेशन में यदि अपन बात करते हैं, ज्योमेट्री में एक विमीय आकृतियां भी आती हैं ज्यामिति में, लेकिन जब हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो हम 2 ही आकृतियों पर काम करते हैं, द्विविमीय पर या त्रिविमीय पर। यदि हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्यामिति की बात करें, तो इससे कम पर भी हम चलते हैं, जिसका नाम होता है केवल सिंगल डी, एक विमीय आकृति, या ऐसी आकृति जिसमें कोई विमा नहीं पाई जाती, वो होती है बिंदु। आपने उसकी परिभाषा पढ़ी होगी,
ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, क्या कहलाता है? बिंदु। मतलब कोई भी विमा नहीं होती है तो विमा विहीन, ये कई बार सवाल पूछा गया है गणित के अंदर, कौन सी आकृति विमा विहीन है? तो विमा विहीन आकृति कौन सी आ गई? इसको मैं लिख देता हूं एनडी, मतलब नो डायमेंशन। विमा विहीन आकृति कौन सी हो गई बेटा? बिंदु। एक विमीय आकृतियों की बात करें तो एक विमीय आकृतियों में 3 आकृति आती है बेटा। एक तो आता है रेखाखंड, रेखाखंड सेगमेंट जानते हो ना, 2 बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी, रेखाखंड। एक यदि अपन बात करें तो किरण, एक बिंदु से निकल करके किसी भी दिशा में अनिश्चित लंबाई तक जाने वाली किरण होती है। और बात करें रेखा की, तो रेखा एक बिंदु से दोनों दिशाओं में इस प्रकार निकलती है, तो ये एक विमीय आकृति। ठीक है, कभी भी कोई पूछ ले कि निम्न में से कौन सी आकृति द्विविमीय आकृति है और आपको 4 ऑप्शन दे दे, रेखाखंड, किरण, रेखा और वृत्त, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? इनसे हमें अभी ज्यादा काम नहीं लेना है, काम लेना है इनसे। बात करें हम द्विविमीय आकृतियों की बेटा, तो गणित के अंदर ऐसी आकृतियां हैं जिनमें 2 विमाएं पाई जाती हैं। कितनी विमाएं पाई जाती हैं बेटा? 2 विमाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं वो भी फिक्स है। एक तो पाई जाती है लंबाई और एक पाई जाती है चौड़ाई। मतलब ऐसी आकृति जिनमें मोटाई या गहराई का अभाव हो, वो नहीं पाई जाए, वो आकृति द्विविमीय आकृतियां कहलाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें धरातल की, तो धरातल पर ऐसी कोई आकृति हो ही नहीं सकती जिसमें मोटाई नहीं हो। आप में मोटाई है या नहीं है ना? अरे मोटाई है या नहीं है आप में? है। इस मोबाइल फोन में मोटाई है? धरातल पर किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो वो त्रिविमीय है। ये द्विविमीय आकृतियां केवल बनाने के काम आती हैं, व्हाइट बोर्ड पर, कागज पर आभासी आकृतियां होती हैं। जैसे मैं यहां पर एक आकृति इस प्रकार बना दूं, तो ये क्या बन गया? आयत। हम ये कहेंगे ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है? चौड़ाई। लेकिन जैसे ही हम इस आकृति को, जो यूं दिख रही थी, इधर ये केवल एक सरफेस दिख रहा था, इसको जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ये मोटाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो धरातल पर जितनी भी आकृतियां रहेंगी वो त्रिविमीय आकृतियां रहेंगी, और बोर्ड पर जो बनाई जाने वाली आकृति है वो द्विविमीय। अब इसकी 2 खास बात आप समझ लें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा था कि भाई आयत के आयतन का सूत्र क्या है? बता सकता है आप में से कोई? आयत के आयतन का सूत्र क्या है? आयतन होता ही नहीं है, आपने शायद पहले से पढ़ लिया मेरे से, है ना? हाँ, इसीलिए बता। कभी नहीं सोचा, सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि जो हमें पहले पढ़ा गए, लिख गए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, कभी महसूस ही नहीं किया कि क्यों। केवल यह महसूस किया है कि इसको रटना है और इतना रट्टा मारना है जिसकी हद नहीं। रट्टा भी इतना भयंकर मारा, आयत का क्षेत्रफल चल रहा है, अनलिमिटेड टाइम चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ऐसी आकृति जिनमें केवल 2 विमाएं मिलती हों, उनका केवल और केवल क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है बेटा? क्षेत्रफल निकलता है, आयतन नहीं निकाला जा सकता। आयतन निकालने के लिए 3 विमाओं का होना जरूरी होता है। द्विविमीय आकृतियों में 2 विमाएं होने के कारण कभी भी आयतन नहीं निकलता। अब आपको वर्ग का आयतन नहीं पढ़ना, आयत का आयतन नहीं पढ़ना, त्रिभुज का आयतन नहीं पढ़ना, चतुर्भुज का आयतन नहीं पढ़ना और वृत्त का आयतन नहीं पढ़ना, क्योंकि ये द्विविमीय आकृतियां हैं और द्विविमीय आकृतियों का केवल और केवल क्या निकलता है बेटा? क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, क्षेत्रफल के साथ साथ में इनका परिमाप भी निकलता है। और परिमाप तो हमने अभी आपको बताया था कि परिमाप यानी चारों ओर की माप का योगफल ही किसी आकृति का क्या होता है बेटा? अब आपको थोड़ी देर बाद में मैं समझाऊंगा, जब एक एक करके चलूंगा। आप कहोगे गुरुजी वृत्त का परिमाप 2πr कैसे हुआ? उसके बारे में मैं आपसे जरूर जिक्र करूंगा। यहां पर देखना, क्षेत्रफल की बात मैंने आपको बताई थी, परिमाप योग में चलता है, चारों ओर की बाउंड्री लाइन की माप का योगफल ही परिमाप है, और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल इन दोनों विमाओं का गुणनफल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दे देना। कभी भी क्षेत्रफल की बात करें तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार की आकृति हो, उसका क्षेत्रफल दोनों विमाओं का क्या होता है बेटा?
गुणनफल होता है। महसूस करना, राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई क्यों हुआ, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। कि भैया ये अपनी कोई आकृति थी, ये मान लो आयत है, ये 10 है और ये 15 है, आमने सामने की बराबर होती है, ये 15 और ये 10, ठीक है। हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई। और मैं भी क्या कह रहा हूं कि जितनी विमाएं उनका गुणनफल, 2 विमाएं हैं दोनों का गुणनफल हो गया। लेकिन 1 सेकंड के लिए हम एक काम करते हैं, यहां से इसको यहां तक मिटा देते हैं और अब हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये कोण 90 डिग्री का होगा क्या? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? समकोण त्रिभुज बन गया क्या? और समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई इसलिए बना क्योंकि एक आयत का आधा भाग समकोण त्रिभुज होता है। इसी सवाल को जब घुमा फिरा करके मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड लेगा तो आपको सवाल किस प्रकार देगा कि एक आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसी आयत की भुजाओं को समकोण त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? उसका 40 है तो इसका आधा होगा, कितना होगा बेटा? अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, रटने से काम, इसीलिए आजकल का पेपर जो है इमेजिनेशन पर आधारित दे दिया जाता है। बात को समझना, यदि सिलेक्शन लेना है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाना है। बात आ गई समझ में? इसमें मैंने केवल 3 बात की है। 2D आकृतियां ऐसी आकृतियां होती है जिसमें 2 विमाएं पाई जाती हैं। 2 विमाएं पाए जाने के कारण इनका केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयतन नहीं निकाला जा सकता। और जब इनका आयतन नहीं निकाला जा सकता तो ही ये 2D आकृतियां हैं। और 2D आकृतियों के बारे में एक बात और मैंने की थी कि इनका परिमाप निकलता है। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी। कौन कौन सी आकृति होती है? एक तो होती है त्रिभुज, एक होती है वृत्त, एक होती है आयत, एक होता है वर्ग और एक होता है बेटा चतुर्भुज। ये 5 आकृतियां ऐसी होती हैं जो कि 2D आकृतियां होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इनका केवल क्षेत्रफल निकलेगा, परिमाप निकाल सकते हैं, जिनका परिमाप निकलता है उनका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं निकलता। अब यहां से धीरे धीरे चीजें आपकी आगे बढ़ जाएंगी। मान लीजिए एक सपोजिंग दैट, अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, कॉमन बिल्कुल बेसिक सवाल कर रहा हूं। ये मेरा एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या? ये तो आपने पढ़ रखा है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 2 बात तो आपने पढ़ी रखी होंगी। यदि ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। परिमाप कितना होगा? 40। 10, 20, 30, 40 जोड़ते चले। क्षेत्रफल कितना होगा? 100। क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 गुणा 10, 100। यदि मान लीजिए इस 10 को मैं 1 सेकंड के लिए a मान लेता हूं, बात को समझना ध्यान से, कैसे एक दूसरे से लिंक कनेक्टेड होती हैं चीजें। ये a, ये a, ये a और ये भी a। यदि मान लीजिए मैं प्रत्येक भुजा को a मानता तो परिमाप क्या होता? 4a, a प्लस a 2a प्लस a 3a प्लस a 4a। और क्षेत्रफल क्या होता? a इंटू a स्क्वायर होता। अब एक बात बताओ, आपने वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? भुजा स्क्वायर पढ़ा है क्या? ये एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा सारी बराबर होती हैं, भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, चाहे उसको a स्क्वायर कह दो। जब आपको ये बात पता चल गई तो यदि मान लीजिए एक ऐसी आकृति होती, इसको हम कहते हैं बेटा घन। क्या कहते हैं? घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। ये मान लीजिए a है और ये भी a है, ऐसी कैसी है जिसको मैं डार्कन कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना बात को। ये वाली एक परत, इसकी लंबाई भी a है और इसकी चौड़ाई भी a है, और यहां से यहां तक जो ये हाइट दे रखी है ना, ये हाइट भी a है। अब ये बन गया हमारा घन। अब इस घन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी एक परत का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है,
तो इसमें एक आगे है, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं है, एक बाएं है, 6 परत है ना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a²। आज के बाद में कभी रटना मत, बात को समझना। अब मैं 2 बातें और कर रहा था वहां पर, एक बात कर रहा था वक्र पृष्ठ की और एक बात कर रहा था संपूर्ण पृष्ठ की। किसी भी आकृति में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा समझना। नींद आ रही है क्या? क्या नाम है आपका? हाँ बोलो गुरुजी, सुस्ती आ गई, कथा इतनी रोचक चल रही थी, बीच में शरबत वगैरह मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता है। कथा में कुछ समझ में आ रहा है ना? है आनंद तो आ रहा है ना कथा में? ये कथा आपका आधार है, क्योंकि आज हम उन चीजों को सीख रहे हैं तो चीजें बहुत पहले सीख लेनी थी, और ये नहीं आएगी तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, 2 बात कर रहा था मैं। एक बात कर रहा था बेटा, एक्स्ट्रा पेज ले लेते, एक बात कर रहा था मैं वक्र पृष्ठ की, और एक बात करूंगा बेटा मैं संपूर्ण पृष्ठ की। देखिए, जब हम 3D आकृतियों में चलेंगे तो 3D में भी 5 आकृति मेजरली हम पढ़ते हैं, घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु। ठीक है, मैं वहां पर आपको बात बताऊंगा कि 3D आकृति हो या 2D आकृति हो, उनमें डिफरेंशिएशन क्या होती है। अभी हमने देखा एक कोई भी आकृति है इस प्रकार की है, ए और ए, भुजा यदि ए है तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? a²। यदि इसी को हम इस प्रकार से कर दें तो हमें पता है एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं, 6 प्रकार के वर्गाकार फलक हो जाते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल a² था तो 6 फलक का क्या हो गया? 6a²। या तो मैं इसको ये कह दूं कि घन का क्षेत्रफल 6a², या फिर इसको मैं कह दूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब जितने पृष्ठ आते हैं, इसमें 6 पृष्ठ थे, संपूर्ण के संपूर्ण का क्षेत्रफल 6a² हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर होता है? एक माइनर सा अंतर होता है, बस चुटकी में आपको बात पता लग जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ में सारे के सारे जितने फलक आकृति में हैं सारे के सारे ले लिए जाते हैं, जबकि वक्र पृष्ठ में 2 चीजें छोड़ दी जाती हैं। कौन कौन सी छोड़ दी जाती हैं? एक तो फर्श छोड़ दी जाती है बेटा, एक तो फर्श छोड़ दी जाती है और एक छत छोड़ दी जाती है। फर्श का मतलब हाथों के इशारे से चल रहे हैं। फर्श का मतलब नीचे वाला और छत का मतलब, इसको छोड़ दें तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? अरे इस वक्र पृष्ठ को मैं एक नाम से और बोल सकता हूं क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बताओ कोई गलती है क्या? और कई बार आपने ये चीज पढ़ी होगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो संपूर्ण पृष्ठ की जब हम बात करते हैं तो 6a² हो गया। यदि मैं इसमें कहूं कि इस घन की लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 4a²। यदि इस आकृति के छत को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 5a²। यदि इस आकृति के फर्श को छोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 5a²। बात समझ में आ जानी चाहिए, यही सवाल घुमाया जाता है। बोला मट साहब ये बार बार में आप घन ले रहे हो ना, मूड खराब करता है। आप बेलन लो एक बार, ये हमने बेलन ले लिया। बेलन को यदि आप आराम से देखोगे, ध्यान से इस पर आप नजर डालोगे तो इसमें 3 आकृतियां छुपी हुई। आकृति 1 जो है इस प्रकार की है, जिसने आयत पढ़ लिया उसने इसको पढ़ लिया, और 2 आकृतियां इस प्रकार की हैं, जिसने वृत्त पढ़ लिया उसने इसको। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं यहां पर श्योरिटी से कि एक आयत और 2 वृत्त मिलकर के बेलन बनाते। अब 2D आकृति में हम फोकस कर देंगे तो 3D आकृति में हमें कहीं दिक्कत ही नहीं आनी है। तो बोला मट साहब अणवाड़ो ये टोपी वाड़ो तो पढ़ाए उसने, तो टोपी वाड़े में आप आराम से देखोगे तो एक ट्राइंगल है और नीचे एक सर्कल है, एक वृत्त है। ये 2 चीजों से मिलकर के बनता। किसी भी आकृति को आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किससे बनते हैं। तो हमारा बेस जो है वो 2D है। 2D को जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आपको 3D समझ में आएगा।
बात समझ में आ गई? अभी हमने 4-5 चीजों की चर्चा कर ली है। एक हमने परिमाप की, साथ में हमने देखा अर्ध परिमाप, उसके बाद में हमने देखा क्षेत्रफल, उसके बाद में हमने देखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद में हमने देखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब कभी कभी वो ना तो संपूर्ण देता है ना वक्र देता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको समझ में आ जाना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो यूं कहे कि एक कमरा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि उसके छत को छोड़ दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है 10 नहीं 100, 1 का 100, 6 का 600, लेकिन हमें कितने का निकालना था? 5 का। क्या आ जाएगा? चुटकियों में आप सवाल करना सीख जाओगे। चलते हैं पीछे। ये बात की हमने द्विविमीय की। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय की, 3D की। चलिए 3D आकृतियों की अपन बात करें, नाम से ही पता लग रहा है त्रिविमीय। गणित की वे आकृतियां जिसमें कितनी विमाएं मिलती हैं? 3 विमाएं मिलती हैं। और कौन कौन सी मिलती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह दें, गहराई कह दें या मोटाई कह दें, बात एक ही। वो क्या कहलाएगी? त्रिविमीय आकृति कहलाएगी। अभी थोड़ी देर बाद पहले मैंने बात की थी, परिमाप तो सबका निकलता ही निकलता है। परिमाप कहें, परिमिति कहें, परिधि कहें, इसका भी निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 विमाएं चाहिए तो क्षेत्रफल भी निकलेगा, 2 हैं इसके अंदर, ठीक है। और जब 3 विमाएं एक साथ मिल जाती हैं तो इसके अलावा एक चीज और निकलती है जिसका नाम है आयतन। और जैसे मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी आकृति के 2 विमाओं का गुणनफल उसका क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार मैं यहां पर बता रहा हूं कि 3 विमाओं का गुणनफल आयतन कहलाता है, ठीक है। अब हम ऑल्टरनेट 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे। ये चीजें जो मैंने आपको बताई एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी और बेसिक में हमने क्या क्या देखा? क्षेत्रमिति के बारे में हमने पढ़ा है। क्षेत्रमिति का मतलब आकृतियों का मापन जिस शाखा के अंदर गणित में किया जाता है वो क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति की जब अपन बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीजें कॉमन मिलती हैं, परिमाप, अर्ध परिमाप, उसके बाद में क्षेत्रफल, उसके बाद में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। 3D आकृतियों की यदि अपन बात कर रहे थे तो 3D आकृतियों की तीनों चीजें निकलेंगी और ये 5 आकृतियां कम से कम जो अपन ले वो कौन कौन सी हैं? एक तो है बेटा घन, एक है हमारा घनाभ, एक है हमारा गोला, एक है हमारा शंकु और एक है हमारा बेलन। और बेलन के बाद में प्रिज्म भी यहां पर आ सकता है, पिरामिड भी आ सकता है। बची हुई धरती पर दिखने वाली सारी वस्तुएं 3D हैं, वो सारी के सारी यहां पर आ सकती है। आपका भी आयतन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, आपका भी आयतन निकल जाएगा। आयतन किसी का भी निकाल है ना। पर रास्ते में चलते चलते अभी बाहर यूं मत कह देना कोई दिखे लड़की ले इधर आयतन निकाल दो, मुकदमा दर्ज हो और मेरे को भी पुलिस बुला के कूटे, है ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन से पहले कुछ ज्योमेट्री की 2-3 बातें हम कर लेते हैं जो यहां पर बहुत ज्यादा आवश्यक हमारे लिए रहेंगे। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा आवश्यक कोई चीज है तो उसका नाम है, बहुत जोर से बोला है, बहुत पुराना संबंध लग रहा है भैया, है बोला गुरुजी कभी कभी तो मौका मिलता है नाम लेने का। चलिए रेखा, लाइन। रेखा की बात करें तो रेखा में मैं ज्यादा एंट्री यहां पर नहीं करूंगा ज्योमेट्री में, केवल मोटी मोटी बात बताऊंगा। आपने एक बात पढ़ी होगी उसी बात को मैं यहां पर दोहरा रहा हूं। और ये बात जो आपको मैं दोहरा रहा हूं इसमें 3 या 4 रिजल्ट निकलते हैं जो कि आज तक के सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। कोण के बारे में 2 बात बताऊंगा, रेखा के बारे में भी 2-3 बातें करूंगा। आपने एक थ्योरिज्म पढ़ी होगी रेखा के अंदर कि 2 समांतर रेखाओं को, समांतर रेखा तो जानते हैं ना किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो कहीं मिलती नहीं, आगे बढ़ा दो कहीं नहीं मिलेंगी जाकर, मतलब एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और बोला गुरुजी जो काट दे उसका नाम प्रतिच्छेदी रेखा। वेरी नाइस। आपको तिर्यक रेखा भी बताएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा भी बताएंगे, समांतर रेखा भी बताएंगे। जब रेखा को पढ़ेंगे तो उसकी पूरी बातें अपन करेंगे, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना
इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बराबर का चिन्ह किसका उदाहरण है? समांतर रेखा। रेल की पटरियां किसका उदाहरण है? मतलब रेखाओं का वह समूह जो एक साथ में एक दिशा में बढ़ाया जाए तो कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को काटे नहीं या कहीं मिले नहीं, इनका कोई मिलान बिंदु नहीं होता है, वे रेखाएं कौन सी कहलाती है? समांतर। प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां से 3-4 रिजल्ट निकलते हैं, ये रिजल्ट आपके ध्यान में होने चाहिए। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक पहली बात जो आपके ध्यान में होनी चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये कौन से आ गए, अभी बताते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये कोण हमेशा क्या रहेंगे बेटा? बराबर रहेंगे। पहली बात, शीर्षाभिमुख कोण क्या रहेंगे बेटा? बराबर। क्योंकि आगे जब कभी भी आप क्यों शब्द उठाओगे तो ये चीजें मुझे जरूरत प्रदान करेंगी, सहायता देंगी आपको समझने के लिए। जैसे मैं आपको लिखाऊंगा त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, आप कहोगे क्यों? तो वहां मुझे समझाना पड़ेगा कि यूं, ये समझिए इसलिए होता है ना? तो वहां पर ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल जिनको अपन कहते हैं। संगत का मतलब जैसे मान लीजिए ये एंगल नंबर 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 7 है, और ये हमारा 8 है। संगत का मतलब एक जैसी पोजीशन में बैठे हुए, लाइन के ऊपर यहां 5 बैठा है, लाइन के ऊपर यहां बैठा है 1 इधर की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि संगत 1 का संगत कौन है? 5। कोण 1 का संगत 5, कोण 2 का संगत 8, कोण 7 का संगत, कोण 6 का संगत, ये होते हैं संगत कोण। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। और बात नंबर तीसरी जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। एक सरल रेखा पर, ये सरल रेखा है, इस पर ये 1 और 4 मिल गए तो मैं कह सकता हूं 1 + 4 बराबर होंगे 180 डिग्री। ये भी एक सरल रेखा है, इस पर 1 + 2 बराबर होंगे 180। ये भी एक सरल रेखा है, 2 + 3 बराबर होंगे 180 के। तो तीसरी बात यहां पर आती है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, एक प्रकार के कोण और बनते हैं जिनका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण उल्टे जेड की स्थिति में बनने वाले कोण। पेन चेंज करता हूं, देखना कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे देखो, एकांतर 2 प्रकार के बनते हैं, एकांतर अंत्य और एकांतर बाह्य कोण, है ना? लेकिन एकांतर कोण की अपन बात करें तो जैसे ये है, ये जेड बना आपका, बन गया जेड। एक ये 3 वाला कोण और ये 5 वाला कोण, इसको कहते हैं एकांतर कोण। लाइन के अंदर है वो एकांतर अंत्य कोण हो गए, लाइन के बाहर है वो एकांतर बाह्य कोण हो गए। कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5 एकांतर हो गए, कोण 2 और कोण 6 एकांतर हो गए, कोण 1 और कोण 7 एकांतर बाह्य कोण हो गए, कोण 8 और कोण 4 ये एकांतर कोण होते हैं। तो आप यहां पर बात नंबर 4 भी मैं लिख देता हूं, एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ये 4 बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, एकांतर कोण भी क्या होते हैं? बराबर। बात आ गई समझ में? सरल रेखा की जब अपन बात करते हैं, रेखा में एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, वो होती है समांतर रेखा से रिलेटेड। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो आमने सामने यानी शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरी बात, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और चौथी बात, एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, कोणों के बारे में 2 बात समझ लेना, केवल 2 बात। कोण में 2 प्रकार के विशेष कोण आते हैं, एक तो आता है पूरक कोण और एक आता है समपूरक कोण।
क्योंकि यहां पर हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, लेकिन दो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। पूरक कोण का मतलब है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? मैं आपसे एक बात करूं कि 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है? 30 डिग्री। पूरक में दो कोणों का योग कितना होता है? कोण A प्लस कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहां पर कोण A प्लस कोण B दो कोण है और बराबर योग कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। तो वो क्या कहलाता है? समपूरक कोण। बात आ गई समझ में? अब तक हमने बात की है, ये बेसिक बात हो गई। अब अपन आते हैं द्विविमीय आकृतियों में, और द्विविमीय आकृतियों में भी पहली आकृति पर मैं चर्चा करता हूं जिसका नाम है वर्ग या स्क्वायर। चले, पक तो नहीं गए ना? अरे थकान तो नहीं आई है? स्क्वायर, ये वर्ग या स्क्वायर है। देख लेते हैं एक बार होता कैसे है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है तो समझ जाना आप, है ना? टेप लें क्या? चलो अभी तो यही ले लेते हैं। वर्ग की अपन बात कर रहे हैं, ये अपना वर्ग है। ठीक है, वर्ग के बारे में दो चीजें तो आप जानते हैं, वर्ग की सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बिल्कुल, मैं आपको लिखाऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक पॉइंट आपको नोट करा दूंगा अभी। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं, या फिर कहें तो आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। इसके सामने ये, इसके सामने ये। कितनी भुजाएं होती हैं? कितने कोण होते हैं? कितने बहिष्कोण होते हैं? 4। कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं ना? तो बोला गुरुजी चुप होना पड़ता है बार बार। चलो कल लेते हैं अपन इसको, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो कल अपन इसको लेंगे। आज की क्लास का यही समापन है। आपको इसमें जो नोट करना है मैं डिस्प्ले चला देता हूं, आप एक एक करके कॉपी में नोट कर लीजिए।